पेपर वो आपका दैनिक जागरण होगा और ये 18 जुलाई का हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, और दिल्ली एडिशन ये आपका होगा। यहाँ पे मेनली हम लोग कुछ एडिटोरियल को ही करेंगे और आपका जो भी मेन एडिटोरियल होगा और न्यूज़ होगा उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोने की चिड़िया बनने की ओर जो है भारत बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है अर्थव्यवस्था के बारे में हमको जानना चाहिए और भारत किस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, बताया जा रहा है क्या कि मौजूदा विकास दर के बात करें जरिए जो है देश की इस सदी के अंत तक वैश्विक स्तर पर वही मुकाम हासिल कर सकता है जो अंग्रेज़ों के आने से पहले उसे हासिल थी, यानी भारत को हासिल थी। यह बात आरबीआई ने सोमवार को अपने जारी मासिक रिपोर्ट यानी जुलाई 2023 में कही है। आपका बताया जा रहा है कि केंद्रीय बैंक ने अब पहले ही देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति को लेकर बड़े अनुमान दिए हैं, लेकिन ऐसा आशावादी रुख पहले बार दिखा है, ठीक है। यहाँ पे राइट मतलब ये आरबीआई का जो गवर्नर है उनका अपना दृष्टिकोण है, जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है उस तरह से हम लोग देखते हैं। हाल ही में बोला गया है कि अमेरिकी की एक विख्यात इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैच ने कहा कि भारत जो है 2075 तक क्या होगा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिहाज से जो है भारत बड़े बदलाव की ओर मोड़ पर है, ठीक है। अगला बताया जा रहा है कि मौजूदा आर्थिक विकास दर से ही यह इस सदी के अंत तक दुनिया की जो है दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, ठीक है। संभव है कि देश वह प्रभुत्व भी पूर्णतः जो है वो पुनः प्राप्त कर लेगा जो अपने वैश्विक शक्तियों के आने से पहले यानी 1700 तक जो भारत का स्थिति था उससे बात किया जा रहा है, इससे प्राप्त था, ठीक है। यहाँ पे यही जो है वो आपका जो रिपोर्ट निकल के आई है तो यही बताया जा रहा है कि जो स्थिति 1700 के टाइम में थी तो वहीं फिर से भारत का जो है स्थिति लौटने वाली है, यानी अच्छी स्थिति है। आरबीआई ने ढांचागत क्षेत्र में जो हो रहे तेज विकास को इस आशा का अहम कारण माना है, ठीक है। अगर बात करें केंद्रीय बैंक कहता है कि हमने 60 लाख किलोमीटर जो है वो आपकी सड़कें बनाई हैं, ठीक है। ये मतलब आरबीआई की अनुमान है। उसके अलावा बोला जा रहा है कि दुनिया के कुछ बेहतरीन एयरपोर्ट का निर्माण किया है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि ऐसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। साथ ही हम जो है वो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में इस साल दुनिया के सबसे बड़े देश बनने के कगार पे है, ठीक है। यानी क्यों बन जाएगा भारत जो है वो आपका सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो आप देख सकते हैं क्या क्या रिजर्व बैंक ने कहा। केंद्रीय बैंक के मुताबिक बताया गया है कि भारत दुनिया में जो है सेवा निर्यात के मामले में 7वें स्थान पे है, ठीक है। डिजिटल से यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिजिटलीकरण से कई तरह की नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। मशीनीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, वाहन आदि जैसे मैन्युफैक्चरिंग उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा हो चुके हैं, ठीक है। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी कितनी है तो 17% हो गई है, जो आपका 2030 तक 25% होने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 वर्षों में 13.5 करोड़ भारतवासी देशवासी जो है बहुआयामी गरीबी के दायरे से भी बाहर आए हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो है आपका चौथाई हिस्सेदारी है भारत की, ठीक है। विभिन्न अध्ययनों से ब्रिटिश शासन से पहले भारत की अर्थव्यवस्था का आंकलन किया है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ऑनररी फेलो प्रोफेसर एंगस मेडिसन ने अपने अध्ययन में कहा कि 11वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक क्या हुआ था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 25% के आसपास रही थी। इस मामले में भारत पूरे पश्चिम यूरोप की कुल अर्थव्यवस्था से भी आगे था। अंग्रेजों के शासन में यह हिस्सेदारी तेजी से क्या होती है, अंग्रेजों के टाइम में गिरती है और आपका 1950 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी मात्र केवल 3% तक
रह गई थी, ठीक है, यानी ड्यूरिंग जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, एक जो है भारत और म्यांमार के रिलेटेड न्यूज़ आई है, तो उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें आपकी की गई है। तो यहाँ पे आप जैसे देख भी रहे होंगे कि बोला जा रहा है कि म्यांमार को लेकर के भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने रणनीतिक हितों के मुताबिक फैसला करेगा। ठीक है, जैसे आपका रविवार को क्या होता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यांमार के मंत्री जो हैं वो मंत्री यू थान स्वे के साथ मुलाकात की और उसमें जो है द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के विस्तार से चर्चा की। यह दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की पहली मुलाकात है। ठीक है, भारत में बोला जा रहा है कि भारत पर जो है अमेरिकी एवं आपका पश्चिमी देशों का दबाव रहता है कि वह म्यांमार के सैनिक शासन को लेकर ज़्यादा कड़ाई दिखाए, लेकिन अपनी रणनीतिक हितों को देखते हुए भारत सरकार के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि भारत हमारे पड़ोस में, अगर हम पड़ोसी से दुश्मनी करेंगे तो भारत जो आपका बहुत सारे टेररिज्म से रिलेटेड जो ऑपरेशन म्यांमार में चलाता आ रहा है उसके लिए भी खतरा हो जाएगा। यह मुलाकात भी बताती है कि भारत म्यांमार की मौजूदा सरकार के साथ अपने रिश्तों को पूरी तरह से समान बनाने की तरफ क्या कर रहा है, तो ये बढ़ रहा है। ठीक है, यानी आपका जो मौजूदा सरकार है म्यांमार में उसका और भारत के द्वारा उसको क्या किया जा रहा है कि बातचीत स्टार्ट कर दी गई है, अब बनाने की तरफ बढ़ रहा है। भारत की तरफ से बताया गया कि दोनों विदेश मंत्रियों के बीच जो है वो भारत म्यांमार थाईलैंड के बीच सड़क संपर्क स्थापित कराने के अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली, मानव मादक दवाओं की तस्करी को रोकने जैसे मुद्दे पर भी बातें हुई। ठीक है, उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री जो मेकांग गंगा सहयोग पर गठित समिति और बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने थाईलैंड में है। ठीक है, यानी हमारे जो विदेश मंत्री अभी क्या है, तो आपका बिम्स्टेक का बैठक जो होने वाला है तो थाईलैंड में है। वहीं पे आपका बताया जा रहा है कि म्यांमार के विदेश मंत्री ने उनसे मुलाकात की और जयशंकर से म्यांमार और थाईलैंड के संयुक्त मार्ग से जुड़े काम को तेज करने का क्या किया, आग्रह किया। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है यहाँ पे साथ ही म्यांमार में मानवीय स्थिति पर भी जयशंकर ने अपनी चिंताएं प्रकट की। म्यांमार की इस तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया कि वहाँ की सरकार आर्थिक विकास, शांति एवं आपका लोकतंत्र की मजबूत करने के लिए 5 सूत्री फार्मूले पर क्या कर रही है, तो ये काम कर रहा है म्यांमार की सरकार, जो भी काम कर रही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। म्यांमार की सेना ने फरवरी 2021 में आंग सान सू की सरकार को तख्ता पलट कर दिया था, जिससे नाराज अमेरिका और पश्चिम देश जो थे वो म्यांमार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। ठीक है, वहाँ फिर से लोकतंत्र की स्थापना हो ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब बात किया जा रहा है कि हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है म्यांमार में। दूसरी तरफ चीन ने वहाँ की सेना को पूरा समर्थन देने की नीति अपना रखी है। भारत को म्यांमार के साथ जो है 1600 किलोमीटर क्या है, तो लंबी आपका सीमा है। पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा का मामला काफ़ी हद तक म्यांमार से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि भारत जो है लगातार म्यांमार के साथ रिश्तों से, तो क्या होता है कि म्यांमार से भारत हमेशा सोच समझ करके ही वार्ता करता है। ठीक है, भारत म्यांमार में कुछ बड़ी परियोजना भी लगा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। यहाँ पे देखिए नेपाल एवं बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों से भेंट हुई, तो बिम्स्टेक बैठक से इतर जयशंकर जो हैं वो मिलने गए सोमवार को नेपाल और आपका बांग्लादेश के जो विदेश मंत्रियों से मुलाकात की और आपसी हितों के विभिन्न मुद्दे पर क्या किया कि विचार विमर्श किया। उन्होंने थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओ चा से भी क्या किया कि मुलाकात की। ये कहाँ के हैं, तो ये थाईलैंड के आपके क्या है, तो ये पीएम है चान ओ चा। ठीक है, और बिम्स्टेक की ओर से मजबूत बनाने के उपायों को आपका क्या किया कि चर्चा की। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे लिखा गया है कि आपका बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैठक तो हुई है। उसके अलावा यह बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल एवं भूटान और थाईलैंड एक संगठन है जिसे जो है भारत खासा महत्व दे रहा है। ठीक है,
पाकिस्तान के रवैये के वजह से जो है सार्क संगठन निष्क्रिय होने के बाद जो है भारत इस संगठन को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। वर्ष 2016 में भारत ने इन देशों के प्रमुखों को बैठक बुलाई थी। अब जो है 30 नवंबर 2023 को थाईलैंड में फिर से बिम्स्टेक की बैठक होने जा रही है, ठीक है, यानी नवंबर के टाइम में होगी। और यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि 30 नवंबर को बैठक शिखर होने वाली है, बैठक जो बिम्स्टेक की होने वाली है थाईलैंड में होगी। इसमें आपके पीएम मोदी की भी लेने की संभावना है, हिस्सा लेंगे और भारत बिम्स्टेक के सदस्यों के बीच बेहतर ढांचागत संपर्क स्थापित करने पर जोर दे रहा है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे ये पिक्चर, ये बैठकें जो है मेकांग आपका क्या है तो बैंकॉक में क्या हो रहा है, तो ये मेकांग गंगा कोऑपरेशन समिति की बैठक से इतर एक आपका अन्य बैठक हुआ था यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपने देख लिया। देखिए एक बात निकल के आई है, अमेरिका और आपका भारत के द्वारा कि क्रिप्टो के बेहतर इस्तेमाल को सहयोग संभव है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या निकल के आया है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत भले ही अभी कड़ा रुख अख्तियार किए हुए, लेकिन क्रिप्टो प्रौद्योगिकी के बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का रास्ता खोजा जा रहा है, ठीक है। अगर सेफ होगा तो भारत भी इसको क्रिप्टो करेंसी को अपना लेगा, ठीक है। इस्तेमाल का रास्ता खोजा जा रहा है। इस संदर्भ में आपको जो है इसमें आगे बताया जा रहा है कि जो है आपका सोमवार को क्या वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और आपकी अमेरिका की जो आपकी वित्त मंत्री है जेनेट येलन के बीच जो है द्विपक्षीय मुलाकात की गई। उसके अलावा कुछ मुद्दे पे भी बात किया गया दोनों मंत्रियों के द्वारा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों देशों के मंत्री G20 समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की गांधीनगर में चल रही बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहाँ उपस्थित हुए थे, ठीक है। उनके बीच एक ऐसा फंड के गठन पर भी विचार हुआ, ठीक है। इसका इस्तेमाल भारत में हरित ऊर्जा की इस्तेमाल को बढ़ावा देने में किया जा सके। इस बारे में बताया जा रहा है कि भारत की शुरुआत पिछले महीने अमेरिका की प्रधानमंत्री मोदी और आपके अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे हैं बाइडेन के बीच हुई थी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पूरे पॉइंट को। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल स्तर पर हुई इस बातचीत में जो अमेरिका के जो मंत्री हैं एलन जी, उन्होंने अध्यक्षता भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की बैठक काफ़ी सही तरीके से आगे बढ़ रही है, ठीक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत के साथ मिलकर के महामारी के बाद जो है वो पर्यावरण संबंधी जो चुनौतियाँ सामने आई है उसको बेहतर तरीके से सामना करना चाहिए, पूरे देश को सामना करना चाहिए, ठीक है। और आपका क्या है तो वैश्विक इकोनॉमिक और विकासशील देशों की इकोनॉमी को क्या करना चाहिए, मजबूत बनाया जा सके, ऐसा मतलब इस इनिशिएटिव भी लेना चाहिए। अमेरिकी वित्त मंत्री ने विकास कार्यों के ऋण देने वाले एजेंसियों में बड़े सुधार की भारत की मांग का समर्थन किया है। कहा है कि अगले एक दशक में मौजूदा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो है वो $200 अरब की ज़रूरत है। एलन ने वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट अजम बंगा के नेतृत्व पर भरोसा जताया और यह बड़े सुधार के वाहक बनेंगे, ठीक है। उन्होंने भारत के साथ जो अमेरिका के आर्थिक रिश्तों को और मजबूत बनाने का आह्वान किया और भारत के साथ मिलकर के अमेरिका निवेश का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जिससे क्या होगा कि हरित ऊर्जा अपनाने के लिए सस्ती दर पर फंड उपलब्ध कराया जा सके। जो पीएम मोदी जी ने है तो हाल ही में संपन्न अमेरिका यात्रा में क्या किया था कि ऐतिहासिक बताते हुए सीतारमन ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने में आपका संभावना है, क्योंकि आप जान ही रहे कि हमारे पीएम मोदी जी जो हैं वो कुछ ही समय पहले जो है वो अमेरिका और UAE हो के आए हैं। मैंने आपको न्यूज़ भी कवर कराया था। तो हमारा ये रिलेशन जो है अमेरिका और इंडिया से रिलेटेड जो भी आपके क्रिप्टो करेंसी से बातें चीज़ें निकल के आई थी तो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। चलिए आपको अगला देखते हैं कि एक चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से 13.5 करोड़ लोग बाहर आए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है उनको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पीएम मोदी जी के शासनकाल के दौरान जो अगर 2015 से 16 और
19 से 20 के बीच में अगर देखें तो बहुआयामी गरीबी से बाहर कितने लोग लिखे हैं, तो 13.5 करोड़ लोग बाहर निकले। ठीक है, यह जानकारी सोमवार को जो है नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में दी गई है। ठीक है, जो नीति आयोग जारी करती है वो, यह सूचकांक स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, जीवन स्तर के जुड़े 12 मानकों के आधार पर जारी किया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। ठीक है, टोटल 12 मानक है। इनमें जो है पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर है, आपका किशोर मृत्यु दर है, उसके अलावा मातृ स्वास्थ्य है, स्कूली शिक्षा के वर्ष है और स्कूल में उपस्थिति है, रसोई गैस है, स्वच्छता है, पेयजल है, बिजली, आवास एवं परिसंपत्ति, बैंक खाते आदि शामिल है। यहाँ पे रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 2015 में जो है आपका 15 से 16 में 24.85% भारतीय जो है वो बहुआयामी गरीबी के दायरे में है। ठीक है, कितना, तो 24.85% भारतीय जो है वो बहुआयामी गरीबी के दायरे में है। वर्ष 2019 से 20 में यह संख्या घटकर क्या हो गया, तो 14.96% रह गई है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो अब जो है वो 14.96% रह गई है। इस दौरान जो है सरकार की ओर से कई योजनाएं भी लागू की गई है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें जो है ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में देख लेते हैं। ग्रामीण इलाकों में तेज़ी से घटी है गरीबी। अगर बात करें यहाँ पे तो 2015 से लेकर के 16 में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आपके कितने प्रतिशत हैं, आपकी जो है 32.59% जो है आपका 32 जो है आपका 59% जो लोग हैं वो बहुआयामी गरीबी के शिकार थे। ठीक है, और ये आपका जो है बाद में क्या होता है कि 19-20 की अगर समाप्ति को देखें तो ये घटकर कितने हो जाते हैं, तो 19.28% रह गई है। उसके अलावा अगर 2015-16 में शहरों में अगर बात करें तो ये आपका 8.65% लोग बहुआयामी गरीबी में थे, जबकि आपका जो है वो आपका 2019-20 में घट के 5.27% रह गई है। ये अलग अलग टाइम पीरियड के टाइम में आपको बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में किस तरह से आपकी स्थिति बदली है। उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे जो है शहरों में किस तरह से आपकी स्थिति मतलब विभिन्न वर्षों में बदली है। ठीक है, इसे बोला जा रहा है कि इस 5 सालों के दौरान जो है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोग जो है वो बहुआयामी गरीबी से लोग मुक्त हुए हैं। और 36 राज्य एवं आपका बताया जा रहा है कि संघीय प्रदेशों के 707 प्रशासनिक जिलों को जो है बहुआयामी गरीबी संबंधी अनुमान प्रदान करने वाला नीति आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि गरीबी में जो है सबसे तीव्र कमी जो है आपका यूपी ने, उसके अलावा बिहार ने और मध्य प्रदेश और उड़ीसा और राजस्थान की राज्यों में जो है आपकी कमी हुई है। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, आपका 2 वर्षों को लिया गया है कि 5 सालों में जो है आप देख सकते हैं कि गरीबी घटी है। तो आपका जो है अभी जो है बिहार में जो गरीबी अगर देखा जाए 19-20 के आंकड़े में तो 33.76% पहले कितना थी, तो 51 आपका 89% थी। उत्तर प्रदेश में 37.68 थी जो बाद में 22.63 हो गई। तो याद रखिएगा BPSC 33.76 अब हो गई है बिहार में। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो झारखंड भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से 42.10% से लेकर के 28.81 आया। मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया आपका अलग अलग टाइम पीरियड में देखिए। उसके अलावा आपका हरियाणा हो गया और हिमाचल प्रदेश जो है किस तरह से कमी होता गया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है कि 5 वर्षों में बहुआयामी गरीबी जो है के बारे में हमने देखा है। चलिए यहाँ पे एक न्यूज़ देख लेते हैं कि तिब्बत पर भारत भी अपनी चुप्पी तोड़े। ठीक है, किस तरह से तिब्बत के मामले में भारत जो है वो चुप रहता है, उसके रिगार्डिंग हम लोग देख लेते हैं। और ये जो आपका लिखा हुआ है ये विजय क्रांति जी के द्वारा लिखा हुआ है और इनका जो है हमेशा जो पॉइंट बहुत ही बेस्ट रहता है। चलिए इनके द्वारा लिखे हुए पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि अगर बात करें दुनिया के किसी भी मंच पर तिब्बत या दलाई लामा का नाम आते ही चीन की सरकार और उसके नेता आपा खोने लगते हैं। ठीक है, चीनियों की इस बौखलाहट से वही सच्चाई बेनकाब होती है कि तिब्बत को लेकर के उनके मन में बहुत बड़ा चोर बैठा हुआ है। ठीक है, किस तरह से वो जो है
वो बदलाव को जो है चाइना एक्सेप्ट नहीं करता। तो देखिए इस कारण चीनी सरकार किसी अपराध भोग के तले खुद को नैतिकता के धरातल पर बहुत असहाय पाती है। इसका एक उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। भारत यात्रा पर जो आई अमेरिकी अवर सचिव और तिब्बत मामले पर आपका जो अमेरिकी सरकार की विशेषज्ञ आपकी जो थी विशेष प्रतिनिधि उजरा जेया जो थी और भारत में अमेरिकी राजदूत की दलाई लामा के साथ भेंट पर जो है वो चीन सरकार ने जैसी तल्ख एवं आक्रामक टिप्पणी की है वह इस सामान्य घटना के अनुपात में बहुत क्या है असामान्य और चौंकाने वाला है। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है कि चीनी दूतावास ने इस भेंट पर त्वरित प्रतिक्रिया में इसे अमेरिकी प्रतिनिधि की एक चीन विरोधी आक्रामक कार्रवाई और आपका अमेरिका द्वारा चीन के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप बताया है। चीनी प्रवक्ता ने अमेरिका सरकार को लगभग धमकाते हुए अंदाज में कहा कि अमेरिका अपने इस आश्वासन का सम्मान करे कि तिब्बत जो है चीन का हिस्सा है और उसे जो है चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की हरकतें बंद करके जो है वो चीन विरोधी आपके अलगाववादी शक्तियों को समर्थन देना बंद करना चाहिए। अमेरिका को इसने धमकाया। चीन की इस आक्रामक प्रतिक्रिया पर एक और रोचक पहलू यह रहा कि इस बार जो चीनी दूतावास ने अपने बयान में तिब्बत के बजाय उसके लिए चीनी नाम शिजांग का उपयोग किया। ठीक है, यह आपका बोला जा रहा है कि यह चीन जो है वो आपका जो सरकार उस नई रणनीति को दर्शाता है जिसके तहत जो है वो चीन अंतर्राष्ट्रीय विमर्श से तिब्बत शब्द के अस्तित्व को ही आपका क्या करता है खत्म करने पर आमादा है। ठीक है, यानी उसका आपका तिब्बत शब्द के अस्तित्व को ही ख़त्म कर देना चाहता है चाइना। ठीक है, अब तिब्बत पर जो बोला जा रहा है कि चीन की सरकारी जो है वो प्रतिक्रियाओं में तिब्बत के बजाय जो है चीनी नाम जो शिजांग का इस्तेमाल ठीक उसी प्रकार किया जाने लगा है जो आपका क्या हो रहा है कि आपका जैसे चीन 1949 में पूर्वी तुर्कस्तान पर कब्जा जमाने के बाद उसके लिए चीनी नाम सिंजियांग का इस्तेमाल करके किया था। ठीक है, चीन की इस नीति का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे विश्व समुदाय यह भूल गया कि 1949 में से पूर्व तुर्किस्तान एक क्या था तो आपका स्वतंत्र देश था जिस पर माओ की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने क्या किया था कि जबरन कब्जा कर रखा था। इसके एक साल बाद ही चीन ने विश्व समुदाय को देखते देखते एक पड़ोसी जो आपका स्वतंत्र पड़ोसी देश तिब्बत पर भी कब्जा जमा लिया। ठीक है, अगर देखिए आगे आपको बताया जा रहा है कि उजरा जेया और दलाई लामा की ताज़ा भेंट पर जो है वो चीन की तीखी प्रतिक्रिया को अगर पिछले कुछ वर्षों की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो मामला समझना आसान हो जाता है। ठीक है, चीन के रास्ते अरबों डॉलर कमाने की ललायत अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और चीन समर्थक लाभी गुटों के दबाव में आकर के पिछले कई जो है अमेरिकी सरकारें अपने तिब्बत प्रेम को भुलाकर बीजिंग की मिजाज बूशी वाले बयान देती रही है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो आगे कहा जा रहा है कि इस बीच पश्चिमी पूंजी और व्यापार के बूते जो है वो चीन के आर्थिक एवं सामरिक रूप से ताकतवर होने के बाद जो है अमेरिका और चीन हनीमून समाप्त होने पर जो है अब अमेरिका की सरकारें को चीन के मुकाबले अपने कमजोरी का एहसास होने लगा है। ठीक है, लिहाजा जो है अब अमेरिका नई रणनीति चीन की ऐसी हर कमजोरी को अपने हित में साधने पर टिकी है जिसका इस्तेमाल करके वो चीन के मुकाबले अपने अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व कायम रख सकती है। ठीक है, चीनी आक्रामकता से पीड़ित भारत, ताइवान और जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ क्या बताया जा रहा है कि नए सामरिक और आपका आर्थिक गठजोड़ बनाने की अमेरिकी पहल भी इसी रणनीति का एक हिस्सा है। ठीक है, अगर आप देखें दक्षिण चीन सागर और आपका आसियान देशों में चीनी आतंक ने भी भारत जैसे देशों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न की है। अपनी नई रणनीति के तहत जो अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान पर कुछ नए कानून बनाए हैं। ठीक है, जिनके तहत वह चीन के अपने वैश्विक कब्जे में फंसे इन देशों और आपके अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाने में जुटा हुआ है। ठीक है,
उनमें से एक कानून में अगले दलाई लामा के अवतार की नियुक्ति के सवाल पर चीन सरकार को सीधी चुनौती दी गई, जो तो आपका बताया जा रहा है कि अमेरिकी संसद में तिब्बत को एक कब्जाया हुआ देश बताते हुए आपका संबंधी विधायक प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया। ठीक है, ऐसे ही दो आपके कानून सिंजियांग के समर्थन में बनाए जा चुके हैं। उजरा जिया जो है वो को तिब्बत संबंधी मामलों की विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने के पहले जो है वो पिछली अमेरिकी सरकार इसी पद पर रॉबर्ट डेस्ट्रो और आपका कोंडोलीजा राइस जैसे दिग्गजों की नियुक्ति कर चुकी है। ठीक है, बोला जा रहा है क्या कि महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका में रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक के बीच जो है वो आपका तमाम आपके मसलों पर मतभेद के बावजूद तिब्बत और सिंजियांग के सवाल पर व्यापक सहमति है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। तो इसलिए यह तय है कि आने वाले जो दिनों में तिब्बत के सवाल पर अमेरिकी सरकार चीन की गिदड़ भभकियों से डरने के बजाय और अधिक आक्रामक होने वाली है। ठीक है, अमेरिका की इस नीति में यह परिवर्तन भारत सरकार के लिए एक शुभ संकेत है। दुर्भाग्य से अब तक की सभी भारतीय सरकारें तिब्बत के सवाल पर दब्बू बन रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो तिब्बत जो बताया जा रहा है कि तिब्बत पर चीनी कब्जा गैर कानूनी और इसी कब्जे के कारण जो है चीन को भारत की हिमालय सीमा तक आ धमकने का मौका मिल रहा। ठीक है, उसके अलावा भारतीय नीति नियंता को यह समझ आ जाना चाहिए कि तिब्बत को अपनी नई छावनी की तरह इस्तेमाल करके चीन जो है वो भारत के विरुद्ध जो है वो आपका सैन्य दादागिरी करने पर तुला हुआ है और आए दिन अरुणाचल को अपना दक्षिणी तिब्बत बताकर उस पर क्या करता अपना हक जताने लगा है। वैसे ही गलवान कांड भारत की क्षति पहुंचाने वाला आतंकियों का संयुक्त राष्ट्र में बचाव और पूर्वोत्तर में सक्रिय आतंकवादियों को सहायता पहुंचाने की चीनी चालों के बाद जो है अब भारत को पूर्व नैतिक और राजनीतिक अधिकार है और यह तिब्बत पर चीन की गैर कानून मौजूदगी की चुनौती दे और आपका तिब्बत पे बताया जा रहा है कि अपनी नीति पर नए सिरे से विचार करे। ठीक है, चीन के विरुद्ध बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश और अमेरिका जैसी महाशक्तियों की बदले हुई रणनीति को देखते हुए जो है वो अब भारत के लिए तिब्बत के सवाल पर चीन की आंख से आंख डालकर देखने और अपने राष्ट्रीय हितों का दूरगामी हल खोजने का समय आ गया है। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे जो राइटर है तो लेखक वरिष्ठ पत्रकार सेंटर फॉर हिमालयन एशियन स्टडी एंड एंगेजमेंट के क्या है तो ये चेयरमैन है। ठीक है, तो इनके पास बहुत ज़्यादा आपके डीपली नॉलेज है जो आपका तिब्बत से रिलेटेड आपका भारत में क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए तो ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए एक हम पॉइंट अभी लास्टली है ये आपका। ठीक है, तो गंभीर खतरे का सामना करता आपका हिमालय के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो वर्षा ऋतु में हिमालय में हो रही अप्रिय घटनाओं को अब मात्र हिमालय की ही नहीं माना जा सकता। खासतौर से अब जो है जब आने वाले समय में टूटते हिमालय के कारण क्या होगा तो देश में आपकी क्या होगी परिस्थिति का सुरक्षा बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि यह बताया जा रहा है यह तो सब स्वीकार करेंगे ही कि अकेला हिमालय देश के 65% से ज़्यादा लोगों को पानी देता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें हवा को तो कोई मोल भाव ही नहीं है। यदि सबसे ज़्यादा जो है वो वन कहीं पनपते हैं तो हिमालय में ही पनपते। इन सब के ऊपर ये हिमखंड ही है जो हमारे लिए एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है। ठीक है, जो हर परिस्थिति में मानव को अमूल्य जल उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान संकट फिर बारिश के रूप में कहर ढा रहा है और हिमालय का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां खास करके तौर से पश्चिमी हिमालय जहां इसका असर न दिखाई दे रहा हो। ठीक है, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश आपकी बात जो है वो ज़्यादा प्रभावित हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड भी उसके चपेट में है। अब सब कुछ लंबे समय से होता चला आ रहा है और अब हिमालय के लोग क्या है चिंतित है। तब तमाम रास्ते उजड़ गए हैं, आवाजाही बाधित हो गई और खाने पीने का संकट सिर पर आ गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि आपके जो है फिर कुछ बचा हुआ मतलब संकट तो आ ही गया तो फिर
कुछ बचा हुआ नहीं दिखता। ठीक है, देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी रुकी हुई आवाजाही सीमाओं को असुरक्षित बना सकती है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। तो इस बार की बारिश ने जो है एक बार फिर 2013 की त्रासदी की याद दिला दी। तब केदारनाथ की घटना ने जान माल पर बड़ा नुकसान किया था। इस बार बोला जा रहा है, इस बार की बारिश ने फिर से हिमाचल और उत्तराखंड को पूरी तरह से झकझोर दिया है। अब पहाड़ मानसून का स्वागत नहीं करते हैं। ठीक है, स्थानीय लोगों के लिए मानसून का समय जो है संकट भरा हो जाता है। ठीक है, पिछले एक दशक में बोला जा रहा है कि हर साल जो हिमालय के किसी न किसी इलाके में बारिश से तबाही होती चली आ रही है। अब बोला जा रहा है कि तबाही राष्ट्रीय चिंता का क्या विषय बननी चाहिए। जिस भूभाग से देश को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवयव मिलते हैं, यदि वह संकट में हो तो फिर देश की परिस्थिति को सुरक्षित नहीं समझ सकते। ठीक है, देखिए आगे आपका बताया जा रहा है कि हिमालय राज्यों का गठन जो आर्थिक असुरक्षा और पिछड़ेपन के दूर करने को लेकर हुआ था। ठीक है, उसके अलावा अगर कहा जाए तो इन राज्यों के गठन का एक उद्देश्य यह भी था कि उनके पिछड़ेपन को क्या करना, दूर करते हुए उन्हें देश की मुख्य धारा में क्या करना है, तो आपका जोड़ा जाए। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है कि और वहाँ से पलायन थमे। इस क्रम में जो है इस सवाल को अनदेखी कर दी गई और जो आपके पूरे हिमालय की पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के था। ठीक है, पर्यावरण सामने है, परिणाम क्या है, तो आपके सामने है कि आज हिमालय क्या है, त्रस्त है। आज हमें जो है वो उन तमाम वैज्ञानिक अध्ययनों का संज्ञान लेना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो चुका है। धरती के बढ़ते तापमान ने सबको चिंतित कर दिया। वैसे तो दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ किसी न किसी तरह की प्राकृतिक आपदा ना आती है। इन्हीं वैज्ञानिक अध्ययनों का सामना यहाँ पे बोला जा रहा है, इन्हीं वैज्ञानिक अध्ययनों का मानना है कि आने वाले समय में धरती के बढ़ते तापमान का सबसे ज़्यादा असर अगर किसी को होगा तो वो हिमालयी क्षेत्रों पर पड़ेगा। इसका कारण भी साफ है, हिमालय पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। आपका बताया जा रहा है क्या कि पहाड़ों का हिस्सा जो है कच्चा पक्का है और एक छोटी सी छेड़छाड़ भी आपकी क्या होती है, तो भारी पड़ जाती है। बड़े तापमान के साथ क्या होता है, प्रकृति से छेड़छाड़ का सबसे अधिक असर कहीं दिखाई दे रहा है, तो वह हिमालय कहाँ, तो आपके क्षेत्रों पर है। दुर्भाग्य की बात है कि पहले हिमालय के पर्वत आर्थिक असमता को झेलते थे और अब उन्हें पारिस्थितिक असमानता ने भी क्या किया, घेर लिया है। हवा, मिट्टी, उसके अलावा अगर जंगल, पानी को पालने वाले लोगों ही अब परिस्थिति के दंश को झेल रहे हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न कारणों से क्या हो रहा है कि पहाड़ जिस तरह से टूटते चले जा रहे हैं उसके कारण उनका अस्तित्व क्या हो रहा है, खतरे में है। पहाड़ी क्षेत्रों की तबाही पे असर पूरे देश को झेलना पड़ेगा क्योंकि अवैध खनन, अनियोजित निर्माण आदि के चलते जो है पहाड़ बंजर हो गए हैं। इससे वहाँ से पलायन की प्रवृत्ति को और बल मिलेगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है क्या कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा पहाड़ों के प्रति संवेदनशील रहे हैं और उत्तराखंड को तो यह अपना घर मानते हैं। केदारनाथ के प्रति उनकी प्रबल आस्था है। वह जब गुजरात के प्रधानमंत्री थे तो वो केदारनाथ आपदा के बाद उन्होंने अपने स्तर पर वहाँ कार्य कराने की इच्छा प्रकट की थी। ठीक है, उत्तराखंड की तरह बोला जा रहा है, तो उत्तराखंड की तरह हिमाचल से भी उनका खासा लगाव है। समय आ गया है कि प्रधानमंत्री हिमालय की स्थिति का संज्ञान लेते हुए वहाँ के पर्यावरण की स्थिति की गहन समीक्षा कराएं। ठीक है, हिमालय राज्यों के पर्यावरण को जैसी अनदेखी हो रही है उसे देखते हुए यह आवश्यक हो चुका है कि आपका जो है केंद्र सरकार जो है हिमालय की रक्षा के लिए आगे है। हिमालय राज्यों की आर्थिक ऐसी होनी चाहिए जो पारिस्थितिकी पर केंद्रित हो। पहाड़ अब एक ऐसे मॉडल की प्रतीक्षा में है जो उसे हर तरह से क्या स्थिरता प्रदान कर सके। हिमालय और वहाँ के जनजीवन को बचाने की पहल तभी सार्थक सिद्ध होगी जब उन कारणों का सही तरह निवारण किया जाएगा। ठीक है, जिनके चलते वे संकट से घिर रहे हैं। ठीक है, हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि जोशीमठ में क्या
हुआ, ठीक है। जोशीमठ जैसी स्थितियाँ जो है अन्यत्र भी उभर रही हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है, हिमालयी राज्यों के नीति नियंत्रण के साथ मिलकर के एक ऐसी कार्यशैली बनानी चाहिए जो समस्त पर्वतीय क्षेत्रों के आदर्श बने। यदि आज यह काम नहीं किया गया तो आने वाले समय में हिमालय एक बड़े खतरे के रूप में के खतरे से घिर जाएगा, और यदि हिमालय खतरे से पड़ा तो देश की पर्यावरण संकट आपका ग्रस्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे जो है ये राइटर है आपके, देखिए लेखक प्रयाणविद और हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे जानकार भी है, ठीक है। तो हमने ये पूरे पॉइंट को देख लिया, ठीक है। और ये आपके अनिल प्रकाश जोशी जी के द्वारा ये आपका अपना जो है वो थॉट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपने हमारे वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, टेक केयर।